नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 10 अगस्त 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के न्यूज़पेपर में हमारी की परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं। एक बार परिचय देख लेते हैं कौन कौन से विषय आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आ रहा है कानूनी मुद्दे होते हैं जो कोर्ट के पास क्रिमिनल केसेस जाते हैं, उसमें मीडिया की क्या जवाबदेही है। यहां पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है उसके बारे में देखेंगे। इसरो की जो एसएसएलवी की उड़ान थी वो असफल हो गई है, इसके बारे में देखेंगे। डेटा संरक्षण विधेयक की जो वापसी हो गई है, इसमें एक आर्टिकल आया है जो हमारी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे एक नजर डाल लेंगे। एनआईआरएफ रैंकिंग जो आती है उसमें क्या खामियां हैं, इस पे एक नजर डालेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न उपरोक्त आर्टिकल से बन सकते हैं उसको देखेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से और बहुत सहज भाव से सुनिएगा। एक एक आर्टिकल बहुत आसान शब्दों में आपको समझा दूंगा। चलिए सत्र को शुरू करते हैं। पहली न्यूज पृष्ठ संख्या 6 से आ रही है, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जिसमें हम लोग राज व्यवस्था पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अब ये वाला मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुख्य परीक्षा और निबंध की दृष्टि से। इससे प्रारंभिक परीक्षा से 2-3 पॉइंट मैंने निकाले हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, परंतु मेंस में आंसर लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस आर्टिकल को। यह मुद्दा चर्चा में क्यों आया, क्योंकि हाल ही में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा कि जितने भी लीगल केसेस होते हैं, जो भी लीगल इशू होता है, जो भी मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जाते हैं, और वो मुद्दा अगर किसी मीडिया को पता लगता है, किसी न्यूज चैनल को पता लगता है, तो मीडिया करता क्या है, अभी क्या है, केस चल ही रहा है कोर्ट में, उसका कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया, परंतु मीडिया उसकी कवरेज ऐसी करता है, उसको ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा, और कभी कभी तो अपनी तरफ से कुछ निर्णय भी थोप दिए जाते हैं। जनता को ऐसा दिखाया जाता है कि देखिए इस केस में ये अपराधी है और ये निर्दोष है। इस तरीके की जो मीडिया यहां पर गतिविधियां करता है, उस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चिंता जताई है। मीडिया को बोला है कि उसको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी केस, जो भी मीडिया के ट्रायल वो अपने न्यूज के माध्यम से भारत की जनता तक पहुंचाते हैं, तो उसमें केवल टीआरपी नहीं देखना चाहिए कि भाई आपकी एक चैनल है एक्स, एक चैनल है वाई, अब एक्स को ये जल्दी मची हुई है कि हम वाई से पहले इस केस के बारे में कौन सी नई इंफॉर्मेशन अपने व्यूवर्स को दे दें। तो इस प्रतिस्पर्धा के चलते एक्स जो है वो ऐसा ना हो कि जो तथ्य होते हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनके बिना पे कुछ भी अपने चैनल पे दिखा रहा है, जिससे कि वो जो व्यक्ति है उसकी गरिमा को भी ठेस पहुंच रही है, दूसरा वो न्यायपालिका की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या, आपको पता होगा हाल ही में जो ऑल्ट न्यूज है, इसके संस्थापक थे मोहम्मद जुबैर, तो इनको अरेस्ट किया गया था। ये मीडिया ने दिखाने लगा, मीडिया में पहले ही से आ गया कि भाई इनकी जमानत, यानी इनको क्या मिल गई है, बेल मिल गई है, जबकि न्यायपालिका ने ऐसा कोई निर्णय अभी ओपन करा ही नहीं था। उसके पहले ही मीडिया ने यह निर्णय ओपन कर दिया। अब ये मीडिया को पता कहां से चलता है, ये मीडिया को पता चलता है पुलिस से। पुलिस से कुछ इंफॉर्मेशन मीडिया को मिलती है और मीडिया क्या करता है, अपने चैनल पर इस चीज को ब्रॉडकास्ट कर देता है, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग उसके चैनल देखेंगे और उसकी टीआरपी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। इस वजह से उन्होंने इस न्यूज को दिखाया। तो न्यायपालिका ने यहां पर प्रश्न चिन्ह उठाया कि भाई आपको ये चीजें पता कहां से चलती हैं, अभी तो हमने कोई निर्णय इसमें दिया नहीं। दूसरा यहां पर क्या होता है, कई बार आपने उदाहरण के तौर पे देखा होगा, एक कुछ बहुत हाई प्रोफाइल केस होते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई भी केस का उदाहरण ले लीजिए, आर्यन खान के केस का उदाहरण ले लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत के केस का उदाहरण ले लीजिए। तो ऐसे जितने भी हाई प्रोफाइल केस होते हैं, उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में मीडिया क्या करेगा, बहुत ज्यादा इसमें हाईलाइट करेगा, हर घंटे इस टाइप की न्यूज आएंगी, पूरे पूरे इसके लिए एपिसोड बनाए जाएंगे। अब क्या होता है, कोर्ट में जब ऐसे ट्रायल चल रहे होते हैं, ठीक है, ट्रायल चलते चलते काफी टाइम होता है, कुछ टाइम के बाद उसमें निर्णय आता है, तो निर्णय आते आते मीडिया क्या करेगा, ऐसे अब चूंकि मीडिया ने क्या करा है, पहले इसको बहुत ज्यादा कवरेज दिखाई, इसमें पूरे पूरे एपिसोड चलाए कि भाई ये व्यक्ति अपराधी है कि नहीं है, ये व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया होगा, और वो लोग घोषित करने की कोशिश करते हैं न्यायपालिका से पहले निर्णय को। न्यायपालिका के निर्णय का इंतजार भी नहीं करते हैं और अपने न्यूज चैनल पर दिखाने लग जाते हैं कि भाई ये ऐसा है, ये अपराधी है, इसने ये अपराध किया, इसको पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया, ऐसा दिखाते हैं। और जब न्यायपालिका का निर्णय आ जाता है, अब चूंकि इनका निर्णय अलग होता है न्यायपालिका के निर्णय से, तो यहां पर क्या होता है, आगे आने आते आते तक ये लोग क्या हो जाते हैं, काफी शांत हो जाते हैं। अब इनकी दिलचस्पी नहीं रह जाती उस केस में। अब जैसे कभी क्या होता है कि सीबीआई ने या हमारे ईडी ने कहीं पे छापामारी कर दी, कहीं पे रेड कर दी, अब वो व्यक्ति जो है
उसका केस चल रहा है कोर्ट में, परंतु मीडिया इसको क्या दिखाएगा, ये देखिए इनके यहाँ पर सीबीआई ने छापा मारा है या ईडी ने छापा मारा है, तो ये क्या है, ये अपराधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये काला धन अपने पास रखते हैं। अरे भाई थोड़ा सा इंतजार कर लो, जो कोर्ट का निर्णय है उसको तो आने का वेट कर लो। परंतु मीडिया यहां पर क्या करेगा, ऐसा नहीं करता है। यहां पर राइटर ये कहना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो क्या करती हैं, वो दबाव बनाती हैं। कैसा दबाव, वो पुलिस को बोलेंगी कि अब मान लीजिए कोई विपक्षी पार्टी है, उसके यहां पे कोई छापा पड़ा है सीबीआई का या ईडी का, तो पुलिस के थ्रू वो ये मीडिया में कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है, अब भले ही वो इंफॉर्मेशन सत्य ना हो, वो इंफॉर्मेशन क्या करेगी, मीडिया में फैलाने की कोशिश करेगी। अब जैसे ही उस व्यक्ति के खिलाफ मीडिया में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो मीडिया क्या करेगी, अपने एंड पे उसको क्या करना चाहिए यहां पर कि भाई अपने एंड पे कम से कम एक बार चेक तो कर ले कि जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सही है कि नहीं। परंतु ये करने का काम मीडिया नहीं करेगी, और मीडिया क्या करेगी, उसको तुरंत ब्रॉडकास्ट कर देगी, इसके पहले कि कोई दूसरा चैनल उसको दिखाए, और यहां पर दिखाने लगेगी ताकि उसको क्या हो, बहुत सारे लोग उसके चैनल पे देखें। तो कई बार यहां पे बताया गया कि राजनीतिक पार्टियां अपना हित साबित करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन लीक कर देती हैं, और वो लीक कैसे कराती हैं, पुलिस के माध्यम से उसको लीक करा के मीडिया में शो कर देती हैं, जिसको मीडिया दिखाने लग जाता है। कई बार इसी चीज को मीडिया क्या रूप दे देता है, सांप्रदायिकता का रूप दे देता है, कम्युनल रूप दे देता है। तो इसको आपको पता है कितने ज्यादा हिंसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दंगे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टाइप के भी न्यूज के बारे में चर्चा करी जा रही है। अब देखिए यहां पर राइटर एक पॉइंट ये उठाते हैं प्राकृतिक न्याय का। प्राकृतिक न्याय का क्या मतलब है, देखिए नॉर्मल तरीके से क्या होता है भाई, किसी अपराधी है कोई एक्स, इसको पुलिस ने पकड़ा, तो अब पुलिस क्या करेगी, इसको कोर्ट में ले जाएगी, कोर्ट में इसके ऊपर क्या होगा, पूरा ट्रायल चलेगा, यानी कि अभियोजन चलेगा इसके ऊपर, ठीक है। और फिर कोर्ट जो है वो निर्णय देगा कि ये अपराधी है, यस और नो, ये निर्णय। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जो हमारी न्यायपालिका में ये अप्लाई होता है। मगर मीडिया क्या करती है, इसको वॉयलेट कर देती है, इसका खंडन कर देती है। कैसे, पुलिस ने क्या करा, मीडिया को भी कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, कुछ सूचना दे दी, तो अब मीडिया केवल उस सूचना पे, एक लेश मात्र की सूचना पे, जो इस पूरे केस का 10% भी नहीं है, उस सूचना के आधार पर जनता को बताने लगेगी, बिना यह सोचे समझे, बिना उस 10% सूचना का सत्यापन करे बिना कि भाई ये जो व्यक्ति है ये अपराधी है, इसको पुलिस ने पकड़ा है तो इसने पक्का कुछ ना कुछ गलत काम करा ही होगा। तो इस टाइप का जो ये भ्रम जनता में फैलाते हैं, इसको फैलाना बंद करें। इसका नुकसान देखिए क्या होता है। पहली चीज तो जो गलत सूचनाएं हैं वो जनता को मिलती हैं। दूसरी चीज, वो जो व्यक्ति है जिसको पुलिस ने पकड़ा, भाई उसका तो केस कोर्ट में चल रहा है, न्यायपालिका में चल रहा है। मान लीजिए 3 महीने उसका केस चला, अब 3 महीने में या 6 महीने में मीडिया ने उसके पीठ पीछे ऐसा उसका छवि बना दी है, जिससे क्या है, वो जब मान लीजिए उसको बोल दिया गया कि वो अपराधी नहीं है, अब वो बाहर आया जेल से, तो उसकी गरिमा को कितनी ठेस लगी। अब समाज में उसका एक बहिष्करण स्टार्ट हो गया। अब समाज क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि भाई ये तो अपराधी था। अब मान लीजिए किसी के ऊपर रेप का इल्जाम लगता है या भ्रष्टाचार का इल्जाम लगता है, तो ये सब अपराध ऐसे होते हैं जो समाज में एक्सेप्टेबल होते ही नहीं है। परंतु मीडिया क्या करेगा, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति की गरिमा के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। तो यहां पर राइटर इसी बात पे जोर देते हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, उसकी जो सामाजिक दशा है उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा यहां पर एक राय बताई जाती है, एक केस का जिक्र राइटर यहां पर करते हैं, रोमिला थापर बनाम भारत संघ। इस केस में हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो पुलिस है, ठीक है, वो जब तक केस का ट्रायल चल रहा है, किसी भी केस का ट्रायल चल रहा है, तब तक कोई भी ऐसी सूचना जो गोपनीय रखी जा सकती है, जो व्यक्तिगत है, किसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जिसको पुलिस ने पकड़ा है, तो इसके बारे में किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, चाहे उसके व्यक्तिगत हो या केस से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन, वो क्या होनी चाहिए, वो लीक नहीं होनी चाहिए, वो मीडिया में नहीं आनी चाहिए। यह निर्णय दिया गया था रोमिला थापर बनाम भारत संघ में। नॉर्मली भी आप देखते हो कि पुलिस क्या करती है, कुछ ना कुछ सूचनाएं, कुछ ना कुछ केस से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स मीडिया में क्या कर देती है, लीक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मीडिया अपना ट्रायल करना खुद से स्टार्ट कर देती है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस पे कुछ राजनीतिक दबाव भी रहते हैं, तो इस वजह से ये जो केस था वो चर्चा में आया। इस केस के मानने वाले, यहां पर
राइटर एक उदाहरण देते हैं केरला राज्य का। ये आप मेंस उत्तर लेखन में लिखेंगे। केरला राज्य जो है उस वो राज्य ऐसा है कि जहां पर पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है सरकार की तरफ से कि आप ऐसे व्यक्तियों की जो तस्वीरें हैं, सोचिए तस्वीर तक आप मीडिया में नहीं दे सकते हो, तो इंफॉर्मेशन तो बहुत दूर की बात है, तो ये आपको नहीं करना है। देखिए मीडिया क्या करेगी, मान लीजिए कोई अपराधी है, ठीक है, एक्स कोई अपराधी है, इसके बारे में व्यक्तिगत सूचनाएं टीवी पे आने लग जाती हैं कि इनका नाम ये है, ये यहाँ के रहने वाले हैं, ये देखिए ये इनका घर है, इनके आसपास लोग ऐसे रहते हैं, इनके घर में इतने लोग हैं, तो पूरी व्यक्तिगत सूचनाएं उनके बारे में सामने आ जाती हैं, जिससे समाज को सब कुछ पता लग जाता है उस व्यक्ति के बारे में। भले ही वो व्यक्ति क्या है, दोषी है भी कि नहीं है, इसका निर्णय अभी तक नहीं आया है, तो यहां पर ये नहीं करना चाहिए। देखिए दूसरा यहां पर जो लेखक हैं वो भीमा कोरेगांव जो हिंसा हुई थी 2018 में, इसकी चर्चा करते हैं। इसमें क्या हुआ था, पुलिस ने कई सारे लोगों को हिरासत में लिया था। अब उन लोगों को हिरासत में लेने के बाद उन लोगों के पास से कुछ लेटर बरामद हुए। अब पुलिस ने क्या करा, इन लेटरों को मीडिया में दे दिया, मीडिया में लीक करा दिया। अब कोर्ट में यह केस चल रहा था, मीडिया ने इन लेटर के आधार पर अपने न्यूज चैनलों पे इसके ऊपर एपिसोड चलाए और इन सारे व्यक्तियों को अपराधी घोषित कर दिया। बाद में पता लगता है कि उसमें से कई लोग, बाद में पता लगता है कि जब कोर्ट में इनका ट्रायल चल रहा था तो इन लेटर के बेसिस पे, इन लेटर जो ये एविडेंस माने जा रहे थे, पुलिस ने इनको ही कोर्ट में नहीं पेश करा, और जबकि मीडिया ने केवल इन लेटर के आधार पर उन व्यक्तियों को अपराधी घोषित कर दिया था अपने न्यूज को बढ़ाने के लिए। यहां पर एक पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज इस केस का यहां पर जिक्र करते हैं राइटर। यहां पर यह बताने की कोशिश करते हैं जो मीडिया की ब्रीफिंग्स होती हैं, ठीक है, जो मीडिया ब्रीफ करता है अपने न्यूज में दिखाता है, तो उसको इनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने एंड पे क्या करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। बिना वेरीफाई करे इस चीज को नहीं दिखाना चाहिए। ये यहां पर अभी इसके बारे में ये केस चल ही रहा है, तो इसमें यह चीज बोली जाती है। तो ये था इस आर्टिकल का सार। तो अब अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज हमें प्रश्न संख्या 8 पर मिलेगी, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र से है, जहां हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भी अगर बात करें तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे अंतरिक्ष के बारे में, और दूसरा इसको आप आर्थिक विकास से भी संबद्ध कर सकते हैं, क्योंकि जो एसएसएलवी हम लोग ये लॉन्च कर रहे थे इसका सीधा संबंध हमारे आर्थिक विकास से था। अब देखिए हुआ क्या, जो हमारा इसरो का पहला एसएसएलवी प्रक्षेपण था, ये क्या हो गया, ये असफल घोषित हो गया है। अब देखिए हुआ क्या, यहां पर मैं पूरी चीजें आपको एकदम साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में बताता हूं। ये जो एसएसएलवी D1 इस रॉकेट का नाम था, ये इसको भेजा जाना था। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये है हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी के चारों ओर जो कक्षा होती है, ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं, हिंदी में इसको कक्षा बोल देते हैं। तो ये वाली जो ऑर्बिट है इसी को वृत्ताकार कक्षा बोलते हैं, जिसको सर्कुलर ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करी जाए यहां पर एलिप्टिकल ऑर्बिट की, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट ऐसी होती है इस तरीके का, अंडाकार शेप में, समझ लीजिए। तो हमारा लक्ष्य क्या था, हमारा लक्ष्य यह था कि इसको भेजना है कहां पर, वृत्ताकार में। D1 को कहां पर भेजना है, वृत्ताकार कक्षा में, और कितनी ऊपर, 356 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी के सतह से 356 किलोमीटर ऊपर। और ये वही रेंज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, है ना। लो अर्थ ऑर्बिट की अगर टोटल रेंज की बात करें तो 200 से 2000 किलोमीटर तक का जो ऑर्बिट होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। तो यहीं पर हमको इस D1 मिशन को स्थापित करना था। इसके साथ हम लोगों ने 2 उपग्रह भेजे थे। एक उपग्रह था EOS सेकेंड, इसको बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और दूसरा था आजादी सैट। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, इसके अगर वजन की बात करें तो ये टोटल 135 किलो का था, और आजादी सैट मात्र 8 किलो का था। EOS2 जो था, ये ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जैसे इसका नाम ही है, ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, नजर रखना, तो ये पृथ्वी पर उसको नजर रखने के लिए। और दूसरा मेन उद्देश्य क्या था, जलवायु अध्ययन का। जो हमारा आजादी सैट था, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर बनेगा। इसको हमारे सरकारी स्कूलों की छात्राओं ने बनाया था। मात्र 8 किलोग्राम का ये सैटेलाइट था। बेसिकली इसका काम यह था कि जो आयंस होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना, और एक ट्रांसपोर्टर की तरह बिहेव करना। ट्रांसपोर्टर का मतलब होता है जहां पर हम लोग रेडियो के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये 2 सैटेलाइट इस एसएसएलवी D1 में लगे हुए थे। इन दोनों को भेजा जाना था, इन दोनों उपग्रह को लेके ये लॉन्च व्हीकल जा रहा था। अब ये जाते समय क्या हुआ, इसका जो सबसे लास्ट स्टेज होता है जिसको बोला जाता है
टर्मिनल स्टेज। ये टर्मिनल स्टेज में जाके क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है, अब देखिए ये क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूं। टर्मिनल स्टेज का मतलब है ये वही स्टेज होता है जब रॉकेट में जो पेलोड लगे होते हैं, पेलोड का मतलब है कि वही सैटेलाइट जिसको बेसिकली लॉन्च करना है। भाई रॉकेट का काम क्या है, रॉकेट का काम है पृथ्वी की सतह से किसी सैटेलाइट को, उपग्रह को ऊपर ले जाना। क्योंकि रॉकेट में लगे होते हैं ईंधन, रॉकेट में इंजन लगा होता है, तो यही इंजन इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेके जाता है। और यही जो सैटेलाइट है, यही हम लोग बोलते हैं पेलोड का मतलब होता है वो सामान जो हमें अंतरिक्ष में लेके जाना होता है। तो जहां पर टर्मिनल स्टेज था, जहां पर ये पेलोड इस रॉकेट से अलग होना था, जैसे अगर मैं आपको चित्र पे दिखाऊं तो यहां पर होता है पेलोड, ठीक है। इस पेलोड को इस पूरे रॉकेट से अलग होना था, तो यहीं पर जब ये अलग हुआ तो यहां पर इसकी जो वेलोसिटी थी, इसकी जो स्पीड थी, वो स्पीड यहां पर फेल हो गई। फेल होने का मतलब है नियंत्रण से बाहर हो गई। तो ये जाना चाहिए था इसको वृत्ताकार कक्षा में, और चला गया ये परवलय, ये अंडाकार कक्षा में, यानी कि इलिप्टिकल कर्व में। अब जैसा कि आप इलिप्टिकल कर्व देख पा रहे हो, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं। ये हमारी धरती है और ये उसकी इलिप्टिकल कर्व है। तो इसमें देखोगे ये पॉइंट ऐसा होगा जो पृथ्वी के सबसे पास है। तो ये जो पास की दूरी बताई जाती है, ये है केवल 76 किलोमीटर, और जो सबसे अधिक की दूरी थी ये थी 356 किलोमीटर। तो अब ये कायदे से इसको 356 पे जाना चाहिए, परंतु ये इस कक्षा में गति करने लगा। इस कक्षा में गति करने का मतलब है एक बिंदु ऐसा है जब ये पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास आ जाता है। अब ये पृथ्वी के जब सबसे ज्यादा पास आ जाएगा तो यहां पर दो खतरे हैं। एक तो ये वायुमंडल में जब प्रवेश कर रहा होगा तो हो सकता है कि ये प्रवेश करते समय जल जाए, जैसा हमेशा होता है। दूसरा हो सकता है कि इतनी पास आने पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसको खींच ले और ये पृथ्वी पर धाराशाही हो जाए। तो अब जहां पर हमको यह स्थापित करना था वहां पर यह स्थापित नहीं हो पाया है, यह दूसरी कक्षा में स्थापित हो गया है। इस वजह से यह मिशन जो था हमारा ये फेल हो गया। परंतु देखिए हमको इस पे जाहिर सी बात है पूरे देश को ही थोड़ा सा शौक होगा, परंतु गिरते हैं शहसवारी मैदाने जंग में, इस तरीके की भावना को हमको लेके चलना है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मिशन है जो इसरो का फेल हुआ है, और इसके बाद इसके पहले भी कई सारे, जैसे पीएसएलवी जब हम लोग नया लॉन्च कर रहे थे, या जीएसएलवी जब हम लोग नया लॉन्च कर रहे थे, तब भी हम लोग को असफलता मिली। परंतु निरंतर प्रयास से हम लोग आज इस कंडीशन में है कि एक संसद में एक आंकड़ा आया था जिसमें लिखा हुआ था कि 34 देशों के टोटल इसरो आज तक 345 उपग्रह सक्सेसफुली अंतरिक्ष में लॉन्च कर चुका है। तो हमें बिल्कुल भी इससे निराशा नहीं होनी चाहिए। हाँ, दुख जरूर होता है, परंतु इसरो वापस से खड़ा होगा और 2022 के अंत तक आप देखेंगे फिर से एक एसएसएलवी जो है उसका प्रक्षेपण करा जाएगा। तो ये तो थी इसकी कहानी। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं एसएसएलवी के बारे में कि ये क्या होता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी। वो क्या चीज है कि भाई यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी होती हैं, बहुत सारे कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उनको अपने उपग्रह लॉन्च करने होते हैं। तो अब क्या है, अगर हमारे पास ये नहीं होगा तो हमारे पास इसके अलावा विकल्प क्या है, एक है पीएसएलवी और एक है जीएसएलवी। तो पीएसएलवी, जीएसएलवी ये सब हैवी रॉकेट्स हैं, तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में सैटेलाइट्स को लेके ऊपर जाते हैं। तो अगर ये छोटे छोटे जो सैटेलाइट होते हैं, अगर इनको अंतरिक्ष में ले जाना है, या मान लीजिए कोई हमारा देश है भूटान, भूटान ने बोला कि भाई मेरा ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचा दो, तो हम लोग उसको बोलेंगे भाई अभी 2 महीने बाद हमारा पीएसएलवी जाएगा, तब आप उसके साथ उसको भेजिएगा। तो उनको वेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, एक तो ये हम एक काम आ रहा था भूटान का, भूटान इसके पैसे देता, या कोई भी विदेशी इसके पैसे देता, तो वो हम यहां पे नहीं कमा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में क्या होता है, मैक्सिमम जो 500 किलो के पेलोड होते हैं, 500 किलो के अंदर के जितने भी सैटेलाइट हैं, और कहां तक, लो अर्थ ऑर्बिट तक, वो हम तुरंत यहां पर पहुंचा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, इसको अगर बनाने की बात करें, जैसे पीएसएलवी को बनाने में, जीएसएलवी को बनाने में कई महीने लग जाते हैं, ये केवल 72 घंटे, 3 दिन का समय लगता है ये पूरा रॉकेट तैयार होने में। अगर लागत की बात करें तो मात्र 30 करोड़ रुपए की लागत ऐसा आती है, लगभग 5 से 6 लोगों की यहां पर श्रम चाहिए। इतने में ये पूरा रॉकेट जो है वो तैयार हो जाता है, और आसानी से 2 से 3 दिन में ये तैयार हो जाता है। तो हफ्ते में मान के चलिए कि 2 मिशन तो हम ऑलरेडी कर सकते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था में ये चीज बहुत अच्छा योगदान दे सकती है। जैसे ही हमारे पास डिमांड आई, वैसे ही हमने इसको तुरंत बना के और लॉन्च कर दिया। तो इस वजह से इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देखिए यहां पर पीएसएलवी और एसएसएलवी के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां पर सबसे बड़ा डिफरेंस है इनकी पावर का। अगर ये इसकी बात करें तो ये 500 केजी के आसपास
का जो पेलोड है उसको ले जाने की क्षमता होती है, परंतु यहां पर आप पेलोड देखेंगे तो यहां पर पेलोड कितना है, 1750 किलो का पेलोड है। उतने पेलोड को ये लेके आराम से जा सकता है। यहां पर ईंधन की बात करें तो तीनों में सॉलिड सॉलिड और सॉलिड ईंधन यूज होता है, जबकि यहां पर 4 स्टेज में ईंधन की खपत होती है। इसी के साथ साथ अगर जीएसएलवी को भी देखें, जो हमारे भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट है, जीएसएलवी MK2 और MK3, यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो जीएसएलवी की जो क्षमता है वो 10 टन की है। लो अर्थ ऑर्बिट में ये 10 टन तक का पेलोड ले जा सकता है, और अगर इसके ऊपर ले जाना है तब भी इसकी क्षमता 4 टन तक की है। तो सबसे ताकतवर रॉकेट कौन सा है हमारे पास, जीएसएलवी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पर एक चीज और जानने वाली है जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो है ये संस्था NSIL, जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो के अंडर में ही आती है, और ये इसरो का एक व्यवसायिक एक तरीके से संस्था है। जो बाहर से कोई कॉन्ट्रैक्ट आते हैं कि भाई हमारे इतने सैटेलाइट भेजने हैं या ये काम करना है, तो ये सारे काम कौन देखता है, ये सारे काम देखती है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलोर में मिलेगा। इसी के अलावा इसरो की एक और संस्था है कॉमर्शियल, जिसका नाम है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए कमेंट करके बताइए कि एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसको कब बनाया गया था। तो मैं आशा करता हूं ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ नजर डालते हैं। अगला आर्टिकल आपको पृष्ठ संख्या 6 पे मिलेगा। इसका संबंध सेकंड पेपर से है, जिसमें हम लोग राज व्यवस्था पढ़ते हैं, पॉलिटी। अब देखिए यहां पर हुआ क्या। यहां पर हमको पता है, मैंने पिछले भी द हिंदू के एक सेशन में पूरी तरीके से आपको बताया था, व्यक्तिगत जो डेटा बिल आ रहा है उसको सरकार ने वापस कर दिया। वो बिल क्या है, उसमें क्या क्या प्रावधान है, वो सब हम लोग पिछले हिंदू के आर्टिकल में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो आर्टिकल नहीं देखा है मेरा वीडियो, तो जरूर देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से सरल शब्दों में विधेयक को एक्सप्लेन करा है। इस आर्टिकल में ये जो राइटर हैं ये कहना चाह रही हैं कि भाई ये जो सरकार ने निर्णय यहां पे लिया है इस विधेयक को वापस लेने का, ये कोई अच्छा निर्णय नहीं है। उसके पीछे ये क्या तर्क देती हैं जो हम मुख्य परीक्षा में यूज कर सकते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा आर्टिकल है। यहां पर सबसे पहले इन्होंने ये बताया, आपने वापस तो ले लिया इस विधेयक को कि हम बाद में लाएंगे, मगर बाद में आप कब लाएंगे ये आपने बताया ही नहीं। उसकी जो टाइमलाइन होती है, जो समय सीमा होती है, ये आपने बताई नहीं। अब इस समय सीमा की चिंता इतनी ज्यादा क्यों है? क्यों हमें जानना है कि भाई सरकार हमको बताए कि कब वो नए तरीके से इस बिल को लाएगी, फिर उसको पास करके एक एक्ट बनाएगी? इस वजह से है कि अगर इसका आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि आप देखिए, क्या हुआ, एक केस आया, उसका नाम है पुत्ता स्वामी का केस। सबने सुना होगा, ठीक है। 2017 में पुत्ता स्वामी का केस आता है। चलिए कमेंट करके बताइए कि पुत्ता स्वामी के केस में निर्णय क्या आया था, ठीक है। तो पुत्ता स्वामी का जो केस के बाद 2017 में ही एक समिति बना दी गई थी, श्री कृष्णा समिति। इसी श्री कृष्णा समिति को बोला गया कि आप ड्राफ्ट तैयार करिए जिसमें हमारा जो डेटा है, हमारे लोगों का जो डेटा है, उसको कैसे सुरक्षित करा जा सके, इसके बारे में अपनी सिफारिश दीजिए। जुलाई 2018 में इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सरकार को सौंप दी कि भाई ये प्रावधान है, हमने बना लिया है, इसको आप देख लीजिए। दिसंबर 19 में क्या हुआ, पहली बार इस पूरे प्रावधान को एक बिल का फॉर्म दिया गया, ठीक है, एक विधेयक का फॉर्म दिया गया, और पहली बार लोकसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करा गया, पेश करा गया। परंतु अब चूंकि ये डेटा से संबंधित था, डेटा की सुरक्षा से संबंधित, लोगों की इतनी गोपनीय सूचनाएं होती हैं उसमें, तो इसको क्या करा गया, 2020 में एक संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया कि आप लोग इस पे जरा विस्तृत अध्ययन करो, और अगर कुछ और संशोधन हो सकते हैं इन अनुशंसाओं पर तो बताओ। 2021 में जो पार्लियामेंट की संयुक्त समिति थी, इसने इस बिल का अध्ययन करके इस बिल को सरकार को वापस सौंप दिया कि हमने ये चीजें यहां पर मेंशन कर दी हैं, ये चीजें होनी चाहिए। अब क्या हुआ, सरकार जब ये बिल वापस से संसद में आया तो सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया कि अभी हम इस पे थोड़ा सा और काम करेंगे। तो आप देखो 2017 से लेकर 2022 तक 5 वर्षों में इतनी जो मेहनत करी गई, सारे लोगों ने, बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर इसमें मेहनत करी, तो वो मेहनत का अभी भी कोई परिणाम यहां पर नहीं दिखा, ऐसा यहां पे राइटर का कहना है। दूसरा, यहां पर राइटर का चिंता ये हो रही है राइटर को कि भाई जो विधेयक है इसमें इतनी ज्यादा छूट दी गई है राज्य को, राज्य का मतलब है सरकार को, कि वो कोई भी नियम बनाएगी, किस लिए, वो बोल देगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है या सार्वजनिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की बात है और ये नियम होना चाहिए। तो इस नियम का पुनर्विलोकन करने का अधिकार सरकार ने किसी को नहीं दिया है। तो ऐसे प्रावधान इस विधेयक में शामिल करे गए हैं।
एक यहां पर पॉइंट लिया गया, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि निर्णय इसकी समीक्षा करना या निरीक्षण करने का कोई प्रावधान यहां पर नहीं लिया गया है। दूसरा यहां पर पॉइंट बताया गया कि डेटा सुरक्षा प्राधिकरण यानी कि डेटा सिक्योरिटी अथॉरिटी एक ऐसा ये बनाई जा रही है, इसकी स्थापना करी जाएगी, ये इस विधेयक में लिखा हुआ है, परंतु इसको बहुत कम फ्रीडम दी गई है और इसकी कोई जवाबदेही नहीं है, यानी कि कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं या फिर आपने ऐसा क्यों नहीं करा, इसके डेटा को सुरक्षा क्यों नहीं दी। तो इस टाइप की जवाबदेही इस प्राधिकरण के पास नहीं है। यहां पर एक मुद्दा उठाया गया डेटा स्थानीकरण का। डेटा स्थानीकरण से मतलब यह होता है कि जो सरकार है वो ये कहती है फेसबुक से, गूगल जैसी कंपनियों से जिनके पास बहुत सारे डेटा होते हैं भारतीयों के, बहुत सारी इसमें अकाउंट हम लोग बनाते हैं अपने, तो इनके पास हमारे बारे में बहुत सारी सूचनाएं चली जाती हैं। तो उस डेटा का स्थानीकरण करो, लोकलाइजेशन करो। मतलब ये फेसबुक कहती है कि हम इस डेटा को अपना, जहां पर इनका मेन सर्वर है अमेरिका में, वहां पर स्टोर करेंगे। तो सरकार कहती है कि यहां पर भी, भारत में भी आप एक ऐसा सर्वर लगाइए जहां पर इस डेटा की एक प्रतिलिपि स्टोर होनी चाहिए। तो इसके मुद्दे पर भी सरकार का जो कड़ा रुख है उसके बारे में भी चर्चा करी जाती है। दूसरा यहां पर राइटर यह बताने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है। यहां पर राइटर ने बताया कि 750 मिलियन भारतीय ऐसे हैं जिन जो इंटरनेट का यूज करते हैं आज की डेट में, और यह संख्या लगातार बढ़ेगी ही, जाहिर सी बात है। तो अब अगर बात करी जाए हेल्थ सेक्टर की या एजुकेशन की, राशन से संबंधित कोई चीज है, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, हम लोग शॉपिंग करते हैं, कितनी सारी चीजें ऐसी हैं रोजमर्रा के जीवन में जिसमें हम लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, बैंकिंग सर्विस करनी है, किसी को पैसे भेजने हैं तो हम अपने मोबाइल फोन से ही भेज दिया, कोई शॉपिंग करनी है, दूध से लेकर और लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, बड़ी बड़ी चीजें हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करके ही खरीद लेते हैं। ठीक है, एजुकेशन से संबंधित है, आप यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं। हेल्थ से संबंधित है, अगर हमें कोई दवाई मंगानी है या फिर मान लीजिए किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो उसमें भी हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति ने इतने सारे अकाउंट बना रखे हैं अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, है ना, और भी कई सारी सर्विसेज, एसबीआई वगैरह की एप्लीकेशन पे, तो एक यूजर का डाटा इंटरनेट पे बहुत सारी जगह पर अवेलेबल है। तो इस डाटा को, जितना डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है उतना ही डाटा और ज्यादा फैलता चला जा रहा है। तो उस पूरे डाटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो सरकार को यहां पर मेंशन करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भाई हम ये डेटा का संरक्षण बिल जो है वो कब तक लाएंगे और उसको कितनी जल्दी हम लोग पारित करा के एक्ट में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि इसका होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब चूंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आधार को देखिए संवैधानिक घोषित कर दिया था, तो अब आधार में ही एक यूजर के बारे में कितनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। तो उन सबकी सुरक्षा का जो जिम्मा है वो सरकार को जल्दी से जल्दी उसके लिए कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। तो ये था इस आर्टिकल का पूरा सार। अगला न्यूज आपको पृष्ठ संख्या 7 पे मिलेगी, जीएस के सेकंड पेपर से, जहां हम लोग सरकार की नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आई है, इसको आप मुख्य उत्तर परीक्षा में यूज कर सकते हैं। यहां पर राइटर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एनआईआरएफ रैंकिंग आती है, ठीक है, एनआईआरएफ रैंकिंग अभी इसी साल जुलाई में आई है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। ये कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यानी कि शिक्षा मंत्रालय। इसका पहले इसको किस नाम से बुलाते थे? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से। तो अब उसको क्या बोलते हैं? शिक्षा मंत्रालय। तो ये क्या करता है, 2015 से ये एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है उनको निकाला जा रहा है। राइटर यहां पे प्रश्न उठाते हैं कि ये जो रैंकिंग्स आती हैं, ये रैंकिंग्स में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ खामियां हैं। वो कौन सी खामियां हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने एक उदाहरण के तौर पे बताया कि जितने लॉ यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, जो कानून के विश्वविद्यालय हैं, जो लॉ पढ़ाते हैं, विधि पढ़ाते हैं, अब ये विद्यालय दो टाइप के हैं, एक तो है प्राइवेट और एक है सरकारी। अब सरकारी में कौन आते हैं? जिनको बोलते हैं राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय यानी एनएलयू, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। तो इन प्राइवेट विद्यालयों में तो होता क्या है, अब किसी व्यक्ति को अगर लॉ पढ़ना है तो वो एंट्रेंस टेस्ट देता है। जैसे मान लीजिए आईआईटी के अंदर या एम्स के अंदर लोग पढ़ने जाते हैं तो आईआईटी का जेई का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है। उसको जो लोग क्वालिफाई करते हैं और अपनी रैंक के अनुसार उनको कॉलेज मिलता है। तो सरकारी कॉलेज लेने के लिए किसी व्यक्ति को टॉप रैंक लानी पड़ेगी। जैसे जैसे रैंक कम होती जाती है तो फिर हम लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना स्टार्ट करते हैं। तो उसी प्रकार जैसे यहां पर एक टेस्ट होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लैट जिसको बोलते हैं। तो अब मान लीजिए किसी ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो जाहिर सी बात है जो बच्चा इसमें टॉप रैंक लाएगा वो किस में जाएगा? वो जो सरकारी
यूनिवर्सिटीज जो विश्वविद्यालय हैं उसमें जाएगा, उसके बाद वो प्राइवेट संस्थानों में एडमिशन लेगा अगर उसकी रैंक खराब है। परंतु इस रैंकिंग में क्या करा गया है, इस रैंकिंग में जो प्राइवेट विश्वविद्यालय होते हैं, जो निजी संस्थान होते हैं, उनको हाई रैंकिंग दी गई है, यानी कि वो टॉप पर हैं और जो कई सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं वो उनके नीचे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट है पुणे के अंदर। सिम्बियोसिस की अगर बात करेंगे तो इसको 3rd रैंक दी गई है। और जैसे आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो आईआईटी खड़गपुर को 6th रैंक दी गई है। आईआईटी खड़गपुर में भी लॉ का कोर्स होता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को क्या करा गया है, उनसे नीचे रखा गया है। यहां पर बात करी जाए लॉ स्कूल बैंगलोर को, तो उसको 1 रैंक पे रखे हैं और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है नई दिल्ली में, उसको इन्होंने 2nd रैंक पे रखा है। तो यहां पर राइटर प्रश्न उठाते हैं कि इनको आपने इतनी ऊपर जगह क्यों दी है। अब आप कहोगे कि जाहिर सी बात है इसमें सुविधाएं अच्छी होंगी, तो वहां पर भी राइटर यहां पर भी प्रश्न उठाते हैं। यहां पर ये कहते हैं कि फैकल्टी छात्र अनुपात, यानी कि फैकल्टी स्टूडेंट का जो रेशियो होता है, कई सारे जो मल्टी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट होते हैं, आपने देखा हो कई यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं उसमें बीटेक भी चल रहा है, बीए भी चल रहा है, बीबीए, बीसीए, लॉ भी पढ़ा रहे हैं, बी फार्मा भी चल रहा है, बीएड भी करा रहे हैं। तो ऐसे जो मल्टी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट होते हैं, यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए एक फैकल्टी एक्स है, अभी वो क्या कर रहा है, वो आर्ट्स भी पढ़ा रहा है और यही व्यक्ति लॉ भी पढ़ा रहा है, लॉ के अंदर कोई विषय है वो भी पढ़ा रहा है। तो एक ही व्यक्ति 2 जगह पढ़ा रहा है, तो फैकल्टी छात्र अनुपात जो है ये सही से यहां पे निकल नहीं पाता। टोटल केवल कानून विश्वविद्यालय होते हैं जहां पर केवल कानून की पढ़ाई होती है। अब यहां पर यदि कोई फैकल्टी है तो जाहिर सी बात है उसका अनुभव और उसका ज्ञान बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इस पे प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। वित्तीय संसाधनों के उपयोग में यहां पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। यहां पर यह कहा जाता है कि भाई जो मल्टी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट होते हैं, तो यहां पर ये लोग क्या कहते हैं कि हमारे यहां संसाधन बहुत अच्छे हैं और बहुत अधिक संसाधन हैं। अब यहां पर चल रही है बीटेक, एमटेक के कोर्स, यहां पर साइंस के कोर्स चल रहे हैं जिनके लिए बनानी पड़ती है लैब। यहां पर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब के कोर्स चल रहे हैं जिसके लिए चाहिए लैब। अब लॉ की यूनिवर्सिटी में तो लैब होगी नहीं, तो उसमें लैब के लिए जो संसाधन होंगे वो दिखेंगे नहीं। और जबकि यहां पर दूसरे दूसरे कोर्स के संसाधन दिख रहे हैं जिसकी की तुलना लॉ विश्वविद्यालय के संसाधन से कर दी जाती है, तो जाहिर सी बात है यहां जो संसाधन होंगे वो अधिक होंगे। तो यहां पर ये सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर राइटर उठाते हैं। यहां पर दूसरा पॉइंट ये उठाया जाता है कि एनआईआरएफ जो है, कई यूनिवर्सिटीज होती हैं वो एनआरआईएफ को अपना डेटा भेजती हैं कि हमारे यहां इतनी फैकल्टी है, इतने बच्चे हैं, इतने कोर्स हैं, इतनी लैब हैं। परंतु जब एग्जैक्ट उनकी वेबसाइट पर जाके आप देखोगे कि मान लीजिए एक्स कोई विश्वविद्यालय है, वो एनआरआईएफ को जो डॉक्यूमेंट भेजेगा उसमें डेटा, और एक्स की जो वेबसाइट होगी अगर आप खोलोगे तो उसमें जो डेटा मिलेगा उसमें कई सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा एक्स क्यों करता है, एनआईआरएफ को गलत डेटा क्यों भेजा जाता है। यहां पर बात करी जाती है फैकल्टी के योग्यता के बारे में, टीचर्स उनके अनुभव के बारे में, तो इसमें भी कई सारा विसंगति देखने को मिलती है कि यहां पर इनके एंड पे कुछ और है और जो ये डेटा यहां पर भेज रहे हैं उसमें कुछ और है। तो ये सारे पॉइंट यहां पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। अंत में राइटर कहते हैं कि यहां पर एनआईआरएफ को अपनी कार्यप्रणाली को संशोधन करना चाहिए, उसमें अपनी जिस तरीके से ये रैंकिंग निकालते हैं उस कार्यप्रणाली को बदलने की यहां बहुत अधिक आवश्यकता है। चलिए एनआईआरएफ की बात चलिए, तो मैं इस बार रैंकिंग से आपसे प्रश्न पूछता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बताइए इस बार ओवरऑल की बात करें, समग्र प्रदर्शन की बात कर रहा हूं। अगर समग्र प्रदर्शन की बात करेंगे तो टॉप 3 इंस्टीट्यूट इंडिया के कौन से आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया एनआईआरएफ रैंकिंग 2015 से ही स्टार्ट करी गई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इनके जो 5 मापदंड होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में भी इससे प्रश्न बन सकता है। कुल 11 श्रेणियों में इन संस्थानों को वर्गीकृत करा जाता है। जैसे समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग, इसी में मैंने आपको पूछा हुआ है विश्वविद्यालय में किसने टॉप किया, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सबसे नंबर 1 पे कौन है, चिकित्सा में नंबर 1 पे कौन है, फार्मेसी में, विधि में। तो इस तरीके से 11 श्रेणियों में इनको विभाजित करा जाता है। ये पैरामीटर याद रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। अब अपने मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की तरफ नजर डाल लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है उसमें लिखा हुआ है एसएसएलवी जो होते हैं इसरो के मौजूदा रॉकेट समूह का मतलब यहां पर पीएसएलवी, जीएसएलवी और एसएसएलवी, इससे कैसे भिन्न है, यानी कि इसमें क्या डिफरेंस है, और भारतीय रॉकेटों के समूह में जोड़ने के महत्व पर चर्चा करनी, यानी कि इसको जब पीएसएलवी और जीएसएलवी के साथ जोड़ा जाएगा तो उसका लाभ क्या मिलेगा, इसको बताना है आपको। दूसरा प्रश्न है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। समकालीन समय में यानी कि आज के समय में मीडिया की नैतिकता पर चर्चा करनी है, यह आपका अगला प्रश्न है। दोनों प्रश्नों को लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं आशा करता हूं आपको आज का सत्र बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सत्र अच्छा लगा है
तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसको कमेंट करके जरूर उत्तर करिएगा। अगले सेशन में मैं जिनके कमेंट्स बहुत अच्छे होंगे उनका नाम जरूर लूंगा। अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।